एंड वेलकम टू स्टडी IQ PCS। स्वागत है आप सबका स्टडी IQ PCS के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों आज जो हम लोग बात करेंगे आपसे मध्य प्रदेश करंट अफेयर के बारे में। जी हाँ, मध्य प्रदेश करंट अफेयर में हम लोग जो डिस्कशन करते हैं वो हमारा MCQ फॉर्म में डिस्कशन होता है। और ये जो आज का डिस्कशन है ये मध्य प्रदेश करंट अफेयर जो अगस्त 2024 का है उस पर हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं। ओके, तो ये डिस्कशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। मध्य प्रदेश करंट अफेयर आपका अगस्त माह का करंट अफेयर होगा, तो देखते हैं। जो कि आप सबको पता है कि MCQ फॉर्म में हमारा डिस्कशन होता है। तो इसमें आज का आपका पहला क्वेश्चन क्या है? तो आज का आपका पहला क्वेश्चन है, हाउ मेनी नेशनल हाई स्पीड कॉरिडोर प्रोजेक्ट्स अप्रूव्ड बाय द कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स CCEA इन 2024। तो 2024 में कितनी आपके हाई स्पीड कॉरिडोर को क्या किया गया है, प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई है, ये आपको यहाँ पर बताना है। कितने हाई स्पीड प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई है आपको बताना है। तो यहाँ पर जो सही उत्तर है वो है 8। ठीक है, मतलब कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर, मतलब जो संसदीय आपकी समितियां हैं, उन संसदीय समितियों में जो आर्थिक मामलों की समिति है, आर्थिक मामलों की जो समिति है उसके द्वारा 8 कॉरिडोर यहाँ पर क्या किए गए हैं, 8 कॉरिडोर यहाँ पर क्या किए गए हैं, इनको मंजूरी दे दी गई है। ठीक है, 8 कॉरिडोर जो है उनको मंजूरी दे दी गई। ठीक है, अब संसदीय समितियों की जो अध्यक्षता कर रहे थे वो कौन कर रहे थे? वो PM साहब कर रहे थे। PM साहब मतलब आपके मोदी जी। ठीक है, नरेंद्र मोदी जी अध्यक्षता कर रहे थे। ये भी आपको बात पता होनी चाहिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं, नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने 8 नई हाई स्पीड कॉरिडोर परियोजनाओं के निर्माण को मंजूरी दे दी है। ठीक है, ये आपसे पूछा जाएगा यदि, तो आप इसको क्लियर करके बता देंगे। ओके, वो 8 कौन कौन से हैं? तो नासिक फाटा 30 किलोमीटर, आगरा ग्वालियर प्रोजेक्ट। अब यहाँ पे से जो आपके 8 कॉरिडोर यहाँ पर जिनकी मंजूरी आपको दी गई है, उन 8 कॉरिडोर में से एक आगरा ग्वालियर जो है, इसमें मध्य प्रदेश का नाम आ रहा है। ठीक है, तो ये 8 हैं, इनको आप दिमाग में रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर क्या कह रहा है? कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इंडिया हैज लार्जेस्ट रोड नेटवर्क इन द वर्ल्ड। ठीक है, नहीं है, सबसे बड़ा नेटवर्क जो है USA में है। ठीक है, सबसे बड़ा नेटवर्क जो है USA में है। USA के बाद भारत जो है वो दूसरे स्थान पर आता है। ठीक है, तो ये पहला हो जाएगा गलत। दूसरा देख रहा है, मध्य प्रदेश में सबसे अधिक राष्ट्रीय राजमार्ग है। नहीं, मध्य प्रदेश में सबसे अधिक राष्ट्रीय राजमार्ग नहीं है। मध्य प्रदेश की जगह यहाँ पर यदि हम देखें तो सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय राजमार्ग महाराष्ट्र में दिखाई देते हैं। वो भी कितने? वो भी आपको 102 दिखाई देंगे। ठीक है, फिर उसके बाद आपका उत्तर प्रदेश में, ठीक है, फिर उसके बाद आपका राजस्थान में, और फिर तीसरा नाम जो आता है, चौथा नाम जो आता है वो आता है मध्य प्रदेश का। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। मध्य प्रदेश में यदि आप नेशनल हाईवेज की बात करोगे तो मध्य प्रदेश में नेशनल हाईवेज के नंबर जो है वो 46 हैं। ये भी आपको दिमाग में रखना है। ठीक है, नेशनल हाईवे जो है इसको पूरी तरीके से रेगुलेट कौन करता है? इसके रेगुलेटरी बॉडी जो है उसको हम कहते हैं NHAI। ठीक है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसको स्टैब्लिश किया गया था 1988 में। ठीक है, एंड इट इज़ अ स्टैच्यूटरी बॉडी। ठीक है, कैसी बॉडी है? स्टैच्यूटरी बॉडी है। ये भी आपको दिमाग में रखना है। ये प्रकार की वैधानिक संस्था है, ये भी आपको दिमाग में रखना है। ठीक है, चल रहे हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है उसको भी देख लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क है ना? सबसे ज़्यादा किसके पास है? सबसे ज़्यादा अमेरिका के पास है। मैंने आपको बताया कुल सड़क नेटवर्क भारत के पास 63,32,000 किलोमीटर के आसपास है। ठीक है, जिसमें राष्ट्रीय राजमार्ग जो है 1,44,955 किलोमीटर है। ये भी आपको दिमाग पे रखना है। उसके बाद यहाँ पर देखिए 101 नेशनल हाईवेज, उत्तर प्रदेश में 88, राजस्थान में 52 और मध्य प्रदेश में 46 नेशनल हाईवेज आपको दिखाई देते हैं, जिनकी रेगुलेटरी अथॉरिटी जो है NHAI, जिसको नहाई के नाम से भी जाना जाता है, वो एक रेगुलेटरी बॉडी के रूप में काम करती है, जो अपने आप में भी एक स्टैच्यूटरी बॉडी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस संगठन ने मध्य प्रदेश में स्टार्टअप हब और उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने का आपका निर्णय लिया है? ठीक है, तो ये क्लाउड गूगल जो है, ठीक है, क्लाउड गूगल जो है उसने ये आपका स्टैब्लिश करने की बात करी है। किसने स्टैब्लिश करने की बात करी है? गूगल ने स्टैब्लिश करने की बात करी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मध्य प्रदेश में स्टार्टअप हब और उत्कृष्टता केंद्र कौन करेगा? गूगल क्लाउड। ठीक है, ये बात आपको दिमाग में रखनी है। फिलहाल नेक्स्ट क्वेश्चन, मृगनैनी एम्पोरियम जिसकी स्थापना 1961 में की गई थी। ठीक है, इसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मृगनैनी बिक्री केंद्र पूरे भारत में मध्य प्रदेश के हस्तशिल्प उत्पादों को बेचने वाला एक एम्पोरियम है। बिल्कुल सही है। इसका नाम ग्वालियर की रानी मृगनैनी के नाम पर रखा था। ग्वालियर की रानी जो मान सिंह की रानी थी,
ठीक है, राजा मान सिंह की रानी थी, उनके नाम पर ये रखा गया था, बिल्कुल सही है। और ये पूरी तरीके से हस्तशिल्प जो कह सकते हैं उत्पाद हैं, ठीक है, जो हस्तशिल्प उत्पाद हैं उनके कॉन्टेक्स्ट में आप दिमाग में रख सकते हैं। हैंडीक्राफ्ट जो प्रोडक्ट्स हैं उनके कॉन्टेक्स्ट में आपकी चीज़ें दिमाग में रख सकते हैं। फिलहाल ये दोनों ही ऑप्शन पूरी तरीके से क्या है, सही है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या कहता है, उसके पहले यहाँ पर आप देख लीजिए, मृगनैनी विक्रय कुंज को हथकरघा और हस्तशिल्प के लिए सबसे शुद्ध स्थान माना जाता है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ पर मध्य प्रदेश के जो राज्य मंत्री हैं, ठीक है, उन्होंने इस बात पर जोर दिया था कि हम पूरे भारत में हर महत्वपूर्ण शहर पर मृगनैनी सेंटर्स यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर खोलेंगे। ठीक है, चलो फिर है राष्ट्रीय हथकरघा दिवस हर साल कब मनाया जाता है। ठीक है, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस हर साल हम कब सेलिब्रेट करते हैं, 4 अगस्त को, 5 अगस्त को, 6 अगस्त को या 7 अगस्त को। यहाँ पर यदि आप देखें तो हम जानते हैं 7 अगस्त को हम सेलिब्रेट करते हैं, 7th ऑफ अगस्त को हम सेलिब्रेट करते हैं आपका हथकरघा दिवस। ठीक है, यानी कि हैंडलूम डे जो है उसको हम कब सेलिब्रेट करते हैं, 7th ऑफ अगस्त को हम इसको क्या करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। फिलहाल हम चल रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर आप देख सकते हैं हथकरघा बुनकरों की कला को सम्मान देने, मतलब नेशनल हैंडलूम डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन 7th ऑफ अगस्त विद द एम ऑफ ऑनरिंग द आर्ट ऑफ हैंडलूम वेवर्स एंड मेकिंग द हैंडलूम इंडस्ट्री मोर प्रॉस्परस। ठीक है, मतलब आपकी हैंडलूम इंडस्ट्री जो है उसको समृद्ध बनाने के लिए, उसको प्रॉस्पेरिटी की तरफ ले जाने के लिए हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पर हैंडलूम डे को सेलिब्रेट कर रहे हैं। ठीक है, तो राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब सेलिब्रेट करेंगे, 7 अगस्त को। ठीक है, नेक्स्ट, भगवान बिरसा मुंडा स्वरोजगार योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 6 सितंबर 2022। ठीक है, मुख्यमंत्री इस समय शिवराज सिंह चौहान थे, उनके द्वारा ये योजना की शुरुआत की गई। यहाँ पर आप देखेंगे तो तीन योजनाएं दरअसल लॉन्च की गई थी। एक नाम थी भगवान बिरसा मुंडा के नाम पर, और एक था आपका टंटिया मामा आर्थिक कल्याण योजना। ठीक है, तो यहाँ पर जो भगवान बिरसा मुंडा स्वरोजगार योजना है उसके कॉन्टेक्स्ट में कहा गया 1 लाख रुपए से 50 लाख रुपए तक का लाभ मिलेगा, बिल्कुल सही बात थी। ट्राइबल यूथ, ठीक है, मतलब आपके जो ट्राइबल युवा हैं उनको क्या किया जाएगा, 1 लाख से 50 लाख तक का लोन। फॉर सर्विस एंड बिजनेस एक्टिव्स 1 लाख टू 25 लाख रुपीज। सेवा और व्यवसायिक गतिविधि के लिए 1 लाख से 25 लाख रुपए दिए जाएंगे, बिल्कुल सही है। फॉर दिस द एनुअल इनकम ऑफ द फैमिली शुड नॉट एक्सीड देन 12 लाख। मतलब यहाँ पर कहा गया कि जो आपकी सैलरी होगी, जिन परिवारों को ये मिलेगा, उनकी सैलरी 12 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए। और ये पूरी तरीके से क्या है, सही है। तीनों ही उत्तर पूरी तरीके से क्या है, सही है। ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, उत्तर जो हो गया ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि तीनों ही चीज़ पूरी तरीके से क्या है, सही है। ठीक है, यहाँ पर यदि आप देखोगे तो भगवान बिरसा मुंडा सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम, ठीक है, ट्राइबल यूथ अंडर दिस स्कीम मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज फॉर 1 लाख टू 50 लाख। ठीक है, मतलब आपके विनिर्माण गतिविधि के लिए 1 लाख से 50 लाख, और उसके साथ साथ व्यवसायिक गतिविधियों के लिए और सर्विसेज के लिए 1 लाख से 25 लाख रुपए तक बैंकों के माध्यम से 10,000 रुपये तक की वित्तीय सहायता प्रदान यहाँ पर की जाने की बात की गई। ठीक है, और यहाँ पर 12 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए क्या, इनकम। ठीक है, किसकी इनकम, उस परिवार की इनकम 12 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए। और ये किसकी बात कर रहा है, वार्षिक इनकम की बात कर रहा है, वार्षिक आय की बात कर रहा है, मतलब एनुअल इनकम की बात ये कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, एनुअल इनकम की बात कर रहा है। ये बात आपको दिमाग में रखनी है। ठीक है, फिलहाल आगे चल रहे हैं। यहाँ पर है आपका टंटिया मामा आर्थिक कल्याण योजना के अंतर्गत। तो टंटिया मामा आर्थिक कल्याण योजना के अंतर्गत जो ट्राइबल यूथ है, ठीक है, जो ट्राइबल यूथ है, खासकर वो जो 18 से 55 वर्ष के बीच का है, ठीक है, इनको क्या किए जाने की बात है, 10,000 रुपये से 1 लाख दिए जाने की बात है। किसमें, आपके ट्राइबल यूथ फाइनेंशियल असिस्टेंट के लिए इनको क्या किया जाएगा, आपको 10,000 रुपये से 1 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता दी जाएगी। ठीक है, यहाँ पर एज ग्रुप कितना है, 18 से 55 वर्ष है। ठीक है, 18 से 55 वर्ष है। और इस योजना की शुरुआत भी 6 सितंबर को ही आपके बिरसा मुंडा स्वरोजगार योजना के साथ ही इसको भी स्टार्ट किया गया था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मध्य प्रदेश देश का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक राज्य है। ठीक है, चौथा सबसे बड़ा, बिल्कुल सही है। ठीक है, बिल्कुल सही है। उसके बाद है 90% ऑफ अवेलेबल डायमंड रिजर्व इन द कंट्री फाउंड इन मध्य प्रदेश, बिल्कुल सही है। मध्य प्रदेश का भारत में क्या है, मोनोपोली है।
ठीक है, मध्य प्रदेश के पास क्या है, मोनोपोली है। ठीक है, मोनोपोली क्यों है, क्योंकि सर्वाधिक हीरा का उत्पादन मध्य प्रदेश में ही होता है और हीरा का उत्पादन मुख्य रूप से कुडप्पा क्रम की चट्टानों में भी दिखाई देता है। कुडप्पा क्रम की चट्टानें कहाँ, पन्ना बुंदेलखंड में आपको दिखाई देंगी और पन्ना ही एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर हीरा आपको देखने को मिलता है। ठीक है, हीरा की बात करें तो एक क्या है, कठोर है। ठीक है, कठोर है, अधातु है, नॉन मेटल है, ये भी आपको दिमाग पे रखना है। कांच, ठीक है, सॉरी यहां पर आप याद रखिएगा, हीरा जो है सबसे कठोर है, ये आपको ध्यान में रखना है। अधातु है, चमकदार है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, है ना। तो यहां पर आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ये दूसरा वाला भी सही है। मध्य प्रदेश इज ऑल्सो लीडिंग स्टेट इन द प्रोडक्शन ऑफ प्रोफली। ठीक है, तो जो पायरोफ्लाई है उस पर भी मध्य प्रदेश लगभग 41% का उत्पादन करता है। ठीक है, तो 1, 2 और 3 तीनों ही क्या हो जाएंगे, सही उत्तर हो जाएगा और ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज योर राइट आंसर। दैट मीन्स ऑप्शन स्टेटमेंट नंबर 1, 2 एंड 3 ऑल आर करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। धृति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू धृति। ठीक है, किसकी बात हो रही है, धृति की, है ना। धृति क्या कहती है, अंडर विच वुमेन मेंबर्स ऑफ फैमिलीज ऑफ पुलिस पर्सनल आर प्रोवाइडेड अपॉर्चुनिटीज टू डेवलप देयर कैपेबिलिटीज एंड रियलाइज देयर क्रिएटिविटी। ठीक है, जो पुलिस फैमिलीज हैं उनको क्या करना है, उनको अपॉर्चुनिटीज़ देना है कि वो क्या कर सकें, डेवलप कर सकें अपनी कैपेबिलिटीज़ को और अपनी क्रिएटिविटी को क्या कर सकें, बाहर ला सकें। ठीक है, बिल्कुल बात सही है। द फर्स्ट आउटलेट वॉज लॉन्च इन द पुलिस ट्रेनिंग स्कूल ऑफ पचमढ़ी। दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। ये दोनों ही स्टेटमेंट पूरी तरीके से क्या है, सही है। 1 और 2 दोनों ही यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, धृति जो है आपके पुलिस, जो आपके बल हैं, पुलिस बल के घर में जो महिलाएं हैं उनके क्रिएटिविटी को कह सकते हैं प्रमोट करने के लिए यह व्यवस्था लाई गई है। ठीक है, नेक्स्ट। चीफ मिनिस्टर डॉक्टर मोहन यादव लॉन्च द एजुकेशन डिजिटल बस। ठीक है, जो एजुकेशन डिजिटल बस है ये 15 अगस्त को लॉन्च की गई और 15 अगस्त को कहाँ से लॉन्च की गई, भोपाल में। ठीक है, भोपाल में जो परेड ग्राउंड है वहाँ से, लाल परेड ग्राउंड से क्या किया गया, इसको स्टैब्लिश किया गया। ठीक है, तो याद रखिएगा कहाँ से की गई, भोपाल से। तो यहाँ पर देख सकते हैं स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान भोपाल के लाल परेड ग्राउंड से शैक्षिक डिजिटल बस का शुभारंभ किया गया, उसकी हरी झंडी दिखाकर उसको क्या किया, रवाना किया। ठीक है, नेक्स्ट। तवा जलाशय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब तला जो रिजर्वायर है, ठीक है, तवा जो रिजर्वायर है इसके कॉन्टेक्स्ट में भी आप देखें, या जो रिजर्वायर है इसके कॉन्टेक्स्ट में देखें तो इसको हाल ही में क्या घोषित किया गया, वेटलैंड घोषित किया गया। ठीक है, और तवा रिजर्वायर बिकेम द फिफ्थ वेटलैंड या रामसर साइट। ठीक है, 5th रामसर साइट आप इसको क्या कर चुके हैं, घोषित कर चुके हैं। ठीक है, इसके पहले यदि हम बात करें तो भोजताल। ठीक है, इसके पहले यदि हम बात करें तो भोजताल। ठीक है, भोजताल के साथ साथ दूसरे नंबर पर यदि हम बात करें तो सिरपुर। ठीक है, तीसरे नंबर पर यदि हम बात करें तो सांख्य सागर। ठीक है, ये आपको यहां पर देखने को मिलेगा। सबसे पुराने नंबर पर आपको कौन सी दिख रही थी, सबसे पुराने नंबर पर भोजताल, जो भोज आपकी झील है भोपाल में, वो जिसको बड़ी झील के नाम से भी जाना जाता है, वो सबसे पहले। ठीक है, उसके अलावा सिरपुर, सांख्य सागर, और अभी हाल ही में हमने क्या किया, हमने हाल ही में आपके वेटलैंड के रूप में तवा रिजर्वायर को भी क्या कर दिया है, हमने यहाँ पर जगह दे दी है। तो वर्तमान में रिजर्वायर कितने हो गए हैं, 5। ठीक है, इट इज रिकॉग्नाइज्ड एज रामसर साइट। द तवा रिजर्वायर इज एट द कॉन्फ्लुएंस ऑफ तवा एंड देनवा रिवर्स। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे, यदि आप देखेंगे तो दोनों ही यहाँ पर आपके क्या हो जाएंगे, सही उत्तर हो जाएंगे। 1 और 2 दोनों ही आपके सही उत्तर हो जाएंगे। ठीक है, यदि हम वेटलैंड या रामसर साइट की बात करें, ठीक है, रामसर साइट्स की बात करें तो रामसर साइट्स में आपको क्या दिखाई देगा, रामसर साइट्स में आपको दिखाई देंगे यहाँ पर टोटल 85 इंडिया में। ठीक है, रामसर साइट की बात करें तो 1971 में क्या हुआ था, 1971 में हुआ था रामसर सम्मेलन। ठीक है, और रामसर सम्मेलन 2 फरवरी को हम क्या मनाते हैं, 2 फरवरी को हम सेलिब्रेट करते हैं आपका आर्द्रभूमि संरक्षण दिवस। आर्द्रभूमि संरक्षण दिवस। ठीक है, तो यहां पर आपके आर्द्रभूमि संरक्षण दिवस कब हो जाएगा,
आर्द्र भूमि संरक्षण दिवस हो जाएगा आपका 2 फरवरी को। तो ये दिमाग में रखना है, ठीक है। मध्य प्रदेश के कितने, 5, ठीक है। कौन कौन से, आपका यशवंत सागर झील, ठीक है, आपका सिरपुर तालाब, ठीक है, आपका सांख्य सागर झील, आपका भोजताल और तवा, ये 5 आपके क्या हो जाएंगे, वेटलैंड के रूप में आपको दिखाई देंगे, ठीक है। पूरे भारत में कितने, 85 आपको दिखाई देंगे। फिलहाल हम आगे चल रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग रिवर्स, मलानी, ठीक है, सोनभद्रा, नागदावरी, ठीक है, या नागदवरी, ठीक है, नागद्वारी। तो नागद्वारी जो है ये तीनों ही आपके तवा रिवर की क्या हैं, तवा रिवर की क्या हैं, तवा रिवर की ट्रिब्यूटरीज हैं। तवा रिवर की ट्रिब्यूटरीज हैं, हम यदि इसकी बात करें तो महादेव पहाड़ी से निकलती है, ठीक है, महादेव पहाड़ी से ओरिजिनेट होती है, महादेव पहाड़ी से क्या होती है, ओरिजिनेट आपको होती हुई दिखाई देती है, ठीक है। फिर यदि हम बात करें तो तवा किसकी सहायक नदी है, तवा खुद अपने आप में ही नर्मदा की सहायक नदी है, ठीक है, नर्मदा की सहायक नदी। नर्मदा की कौन सी सहायक नदी है, यदि ये पूछ लिया जाए, ठीक है, नर्मदा की कौन सी सहायक नदी है, तो नर्मदा यहाँ से निकल कर आती है। यदि हम मध्य प्रदेश की बात करें, तो ये मान लीजिए मध्य प्रदेश है, ठीक है, ये मान के चलिए कि मध्य प्रदेश है, तो यहाँ से नर्मदा यदि निकलती है तो ऐसे नर्मदा आती है ना। तो यहाँ कहीं से आपका बैतूल के आसपास से, यहाँ कहीं के आसपास से ऐसे तवा जाती है और नर्मदापुरम नामक जिले पे क्या हो जाती है, नर्मदापुरम नामक जिले पे ये आपस में मिल जाती हैं, तवा और नर्मदा, ठीक है। तवा और नर्मदा आपस में कहाँ मिलती हैं, नर्मदापुरम जिले में मिलती हैं। थोड़ा सा ऊपर हो गया और नीचे होना चाहिए था। तवा और नर्मदा नदी जो है, नर्मदापुरम जो पहले होशंगाबाद के नाम से जाना जाता था, वहाँ पर ये क्या होती हैं, आपस में मिलती हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको दिमाग में रखनी है। यहाँ पर जो सही उत्तर है वो हो जाएगा 1, 2, 3, ठीक है, 1, 2, 3, ये तीनों ही क्या है, ये तीनों ही आपके तवा नदी की ट्रिब्यूटरीज आपको दिखाई देगी, ठीक है। ये तीनों ही तवा नदी की ट्रिब्यूटरीज के रूप में आपको दिखाई देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप देखिए बैतूल जिले से होकर बहती है और नर्मदापुरम जिले में नर्मदा नदी में क्या होती है, मिल जाती है, ठीक है। तवा जलाशय की प्रमुख सहायक नदियों की बात करें तो मलानी, सोनभद्र और नागद्वारी, ये तीनों ही आपको देखने को मिल जाती है। फिलहाल नेक्स्ट क्वेश्चन, सिरपुर वेटलैंड कहाँ स्थित है, सिरपुर याद रखिएगा, सिरपुर को हमने वेटलैंड घोषित किया अगस्त 2022 में, ठीक है, अगस्त 2022 में। अब अगस्त 2022 में जब हमने सिरपुर वेटलैंड को क्या किया, वेटलैंड घोषित किया, रामसर साइट घोषित किया, उस कॉन्टेक्स्ट में आप याद रखिएगा कि वर्तमान में ये कहाँ पर दिखाई देगा, ये इंदौर में आपको दिखाई देगा, ठीक है। सिरपुर तालाब जो है वो कहाँ दिखाई देगा, इंदौर में दिखाई देगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये मानव निर्मित वेटलैंड है जिसे पिछले 2 शताब्दियों में प्राकृतिक विशेषताओं के साथ विकसित किया गया है ना। नेक्स्ट, राज्यपाल एवं कुलाधिपति श्री मंगू भाई पटेल ने, आप जानते हैं कि जो गवर्नर होता है वो खुद अपने आप में क्या होता है, जो गवर्नर होते हैं वो चांसलर होते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप देखते हैं जो चांसलर होते हैं वो कौन होते हैं, वो गवर्नर होते हैं। तो गवर्नर ही अपॉइंट करते हैं, क्या गवर्नर ही अपॉइंट करते हैं आपका वाइस चांसलर, ठीक है। तो उन्होंने वाइस चांसलर अपॉइंट किया, किसको किया है वो पूछा जा रहा है। तो यहाँ याद रखिएगा जिनको अपॉइंट किया गया वो है स्मिता सहस्त्रबुद्धे, ठीक है। प्रोफेसर स्मिता सहस्त्रबुद्धे को क्या किया गया है, स्मिता सहस्त्रबुद्धे को अपॉइंट किया गया है एज अ वाइस चांसलर ऑफ आपका मान सिंह तोमर संगीत एवं कला विश्वविद्यालय, ठीक है। मान सिंह तोमर कला एवं जो आपका संगीत आपका यूनिवर्सिटी है, उनको क्या किया गया है, आपका स्मिता सहस्त्रबुद्धे को अपॉइंट किया गया है वाइस चांसलर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारत सरकार पोषण आहार की मात्रा का जो पैसा है, पैसे के बेसिस पर वो होता है, उसको 8 रुपये से बढ़ाकर 12 रुपये और 12 रुपये से बढ़ाकर 18 रुपये करने जा रही है। बिल्कुल बात सही है। पूरक पोषण पर खर्च की जाने वाली राशि का 50% भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा प्रदान किया जाता है। बिल्कुल सही है। MDM की यदि हम बात करें, मध्याह्न भोजन जो चलता था पहले, उसकी शुरुआत वास्तव में देखा जाए तो 1995 में हुई थी, लेकिन अभी वर्तमान में उसका नाम क्या हो गया, प्रधानमंत्री पोषण कार्यक्रम, ठीक है। क्या नाम हो गया है, प्रधानमंत्री पोषण कार्यक्रम उसका नाम
रख दिया गया। ठीक है, तो वर्तमान में उसमें कुछ चेंजेस होने वाले हैं। ठीक है, उसमें आहार की जो मात्रा का जो चार्ज है वो बढ़ाया जाने वाला है, क्योंकि अभी वर्तमान में सेल्फ हेल्प ग्रुप की सहायता से क्या किया जाता है, आपके एमडीएम को उपलब्ध कराया जाता है बच्चों तक। प्रधानमंत्री पोषण कार्यक्रम में स्कूलों में जो खाना मिलता है वो सेल्फ हेल्प ग्रुप की सहायता से ये क्या किया जा रहा है, उपलब्ध कराया जा रहा है ना। तो यहाँ पर दोनों ही स्टेटमेंट पूरी तरीके से क्या है, सही है। ठीक है, दोनों ही स्टेटमेंट पूरी तरीके से सही है। ओके, दोनों स्टेटमेंट पूरी तरीके से सही है ना। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसने ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी माउंट कोसिस्को पर विजय प्राप्त कर तिरंगा फहराया है? ये भाई पर्वतारोही अंजना शर्मा है। ठीक है, पर अब जो आपके अंजना यादव है। ठीक है, अंजना यादव है, एक ही नाम था, मैंने अंजना बस पढ़ा इसलिए शायद मैंने यहाँ पर अंजना पहला वाला लगा दिया था, अंजना शर्मा। ठीक है, तो अंजना शर्मा नहीं है भाई, अंजना यादव है ना। कौन है? अंजना यादव है, अंजना यादव। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। मेरे को अंजना वदियास था, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में सारे नाम अंजना ही है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। सुश्री प्रीति परमार कौन है? प्रीति परमार पहली चीज तो ये याद रखिएगा सीहोर से। कहाँ से है? सीहोर से। और ये भी एक क्या है, माउंटेनियर है, पर्वतारोही है। ठीक है, ये भी क्या है, पर्वतारोही है, इनको आपको दिमाग में रखना है। और पर्वतारोही प्रीति परमार ने यूरोप के सबसे ऊंचे पर्वत एल्ब्रुस, एल्ब्रुस कहाँ है? रूस पे। ठीक है, 5642 मीटर यूरोप की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, माउंट एल्ब्रुस जो है, माउंट एल्ब्रुस ये क्या है, माउंट एल्ब्रुस जो है ये आपके यूरोपियन कॉन्टिनेंट की क्या है, हाईएस्ट पीक है, हाईएस्ट पीक 5642 मीटर। ठीक है, तो ये इसमें सफलता हासिल की है, इसको चढ़ने में सफलता हासिल की है सुश्री प्रीति परमार ने, जो कि कहाँ की है, सीहोर जिले की है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। माउंट एल्ब्रुस कहाँ स्थित है? अभी हमने बात करी, माउंट एल्ब्रुस आपके रसिया में है। ठीक है, रसिया में भी बात करें तो दक्षिण पश्चिमी रसिया में, दक्षिण पश्चिमी रूस में आपको ये दिखाई देगा, मतलब साउथ वेस्ट रसिया में ये आपको दिखाई देगा क्या, माउंट एल्ब्रुस। ठीक है, जिसकी ऊंचाई कितनी है, 5642 मीटर आपको इसकी ऊंचाई दिखाई देगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर क्या कह रहा है, यहाँ पर कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, गोंड चित्रकला के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। गोंड चित्रकला की बात करें तो ये मुख्य रूप से जो फेमस है वो डिंडोरी। ठीक है, डिंडोरी में गोंड चित्रकला मुख्य रूप से फेमस है। इसको जीआई टैग दिया जा चुका है, वही कह रहा है जीआई टैग दिया गया, बिल्कुल सही है। उनके चित्र में पशु, पेड़, पौराणिक कहानियां, देवताओं, लोक कथाएं प्रमुखता से दिखाई देती, बात बिल्कुल सही है। दोनों ही उत्तर आपके क्या है, पूरी तरीके से सही है। अब यदि हम बात करें जीआई टैग की, ठीक है, जीआई टैग की, तो जीआई टैग के लिए जो हमारा एक्ट बनाया गया था भारत सरकार के द्वारा वो 1999 में बनाया गया था। कब बनाया गया था? 1999 में बनाया गया था। ठीक है, और जीआई टैग का जो पंजीकरण कार्यालय है, जीआई टैग का जो हम पंजीकरण कार्यालय की बात करते हैं, तो जीआई टैग का आपका जो पंजीकरण कार्यालय है, जो जीआई टैग का पंजीकरण कार्यालय है वो आपको कहाँ दिखाई देता है, वो आपको दिखाई देता है चेन्नई में। ठीक है, मतलब चेन्नई में ही इसको क्या किया जाएगा, रजिस्ट्रेशन इसका कहाँ होगा, रजिस्ट्रेशन इसका किया जाएगा चेन्नई में। ठीक है, तो ये जो जीआई टैग एक्ट है ये 1999 का है, और उसके साथ साथ जो पंजीकरण कार्यालय है जहाँ से जीआई टैग को रजिस्टर्ड कराया जाता है ये आपको चेन्नई में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपका जो सही उत्तर है वो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो गोंड पेंटिंग और गोंड पेंटिंग के साथ साथ उसमें क्या होता है, दोनों चीजें बताई गई हैं, दोनों चीजें पूरी तरीके से सही हैं। ठीक है, यदि हम बात करें बौद्धिक संपदा के कॉन्टेक्स्ट में काम करने वाले एक इंटरनेशनल संगठन की, तो वो कौन है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, जो कब आपका क्या हुआ था, 1967 में इसको क्या किया गया, कॉन्स्टिट्यूट किया गया था, मतलब इसका गठन 1967 में हुआ था। ठीक है, उसके बाद यदि हम यहीं पर बात करें तो भारत इसका मेंबर बनता है 1975 में। ठीक है, 1975 में, और इसके यदि हम हेडक्वार्टर की बात करते हैं तो इसका हेडक्वार्टर आपको वीपो का हेडक्वार्टर कहाँ दिखाई देगा, जिनेवा में दिखाई देगा, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, विश्व बौद्धिक आपका संपदा संगठन। ठीक है, ये चीज आपको दिमाग में रखनी है। ठीक है, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के कॉन्टेक्स्ट में यदि हम बात करें तो आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो ट्रेडमार्क है, पेटेंट है, कॉपीराइट है, जीआई टैग है, ट्रेड सीक्रेट है, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाती हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। फिलहाल आगे चलते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ठीक है, निम्नलिखित में से किस संस्थान को बार्क जिसकी स्थापना 1954 में हुई थी, ठीक है, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर द्वारा निर्मित 50 लाख रुपए की लागत वाला एंडोजेनस ब्लड इरेडिएटर प्रदान किया गया है?
ठीक है, ये प्रदान किया गया है महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज इंदौर को। ठीक है, महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज इंदौर को इंदौर को क्या किया गया है, ये दिया गया है। ठीक है, एमजीएम मेडिकल कॉलेज इंदौर को ये दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर ज़्यादा आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ठीक है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है, न्यू दिल्ली फेमस सिंगर विदुषी सुधा, ठीक है, रघुरामन, ठीक है, रघुरामन को राष्ट्रीय पुरस्कार या राष्ट्रीय कुमार गंधर्व सम्मान से सम्मानित किया गया। बात बिल्कुल सही है। ठीक है, बात बिल्कुल सही है। दिस अवार्ड इज गिवन इन द मेमोरी ऑफ फेमस क्लासिकल सिंगर पंडित कुमार गंधर्व। बिल्कुल सही है। दोनों ही स्टेटमेंट पूरी तरीके से क्या है, सही है। दोनों ही स्टेटमेंट पूरी तरीके से क्या है, सही है। ठीक है, तो नई दिल्ली की गायिका है विदुषी सुधा रघुरामन। ठीक है, ये आपसे पूछा जा सकता है कि कहाँ से रिलेट करती हैं, तो न्यू दिल्ली से रिलेट करती हैं और इनको दे दिया गया है कुमार गंधर्व सम्मान। ठीक है, चलो भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, जापानी इंसेफेलाइटिस जेई किसके कारण होता है? तो जापानी इंसेफेलाइटिस जो होता है वो वायरस के कारण ही होता है। ठीक है, वो किसके कारण होता है, वायरस के कारण ही होता है। ठीक है, अब यहाँ पर याद रखिएगा, वायरस के कॉन्टेक्स्ट में एक चीज़ याद रखिएगा, विषाणु विज्ञान संस्थान। ठीक है, विषाणु विज्ञान संस्थान, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी। ठीक है, क्या कहते हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी। ये आपको दिखाई देगा कहाँ पर, पुणे में। ठीक है, पुणे में दिखाई देगा, है ना। तो वायरस जो है, वायरस के कॉन्टेक्स्ट में यदि हम बात करें तो वायरस से ही होता है इंसेफेलाइटिस। ठीक है, और वायरस की खोज की यदि हम बात हमसे पूछी जाए तो किसने किया था, इवान विस्की ने किया था। ठीक है, इवान विस्की साहब थे, इन्होंने क्या किया था, खोज करी थी आपके वायरस की। ठीक है, बैक्टीरिया की खोज किसने करी थी, ल्यूवेनहॉक साहब ने करी थी। ठीक है, ल्यूवेनहॉक साहब ने क्या करी थी, आपके बैक्टीरिया की खोज करी थी। ये बात आपको दिमाग में रखनी है। ठीक है, यदि हम कवक की बात करें, यानी कि जो फंगस होता है या फंगी होता है, तो उसके कॉन्टेक्स्ट में यदि हम बात करें तो इसको डायटम भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, डायटम भी कहा जाता है। ये भी आपको दिमाग में रखना है। ठीक है, तो वायरस इवान विस्की, ठीक है, बैक्टीरिया ल्यूवेनहॉक, और उसके साथ साथ डायटम कहा जाता है आपके कवक को। ये भी हमको यहाँ पर दिमाग में रख लेना है। फिलहाल नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है उसको हमको देखना है। पशु सेवा रथ, पशु सेवा रथ जो है मध्य प्रदेश में शुरू की गई, मध्य प्रदेश में शुरू की गई। पशु सेवा रथ के माध्यम से क्या किया जाएगा, पशु सेवा रथ के माध्यम से, जैसे आपके हाईवेज हैं, ठीक है, उन हाईवेज में कई बार पशुओं का क्या हो जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है। तो वो जो पशु एक्सीडेंट हुए हैं उनको एक तरह से कह सकते हैं, उनको सेवाएं प्रदान करने के लिए, उनका इलाज करने के लिए, उनको वहाँ से उठाकर इलाज के लिए ले जाने के लिए पशु रथ सेवा क्या की गई है, शुरू की गई है। ये बात आपको दिमाग में रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया थे और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव थे। इन दोनों के द्वारा क्या किया गया है, वाहनों की चपेट में आकर घायल होने वाले पशुओं को उठाने के लिए क्या किया है, पशु रथ सेवा को स्टार्ट करा है। ठीक है, तो पशु रथ सेवा को किसने स्टार्ट करा, मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं सीएम साहब प्लस जो ज्योतिरादित्य सिंधिया साहब हैं, उनके माध्यम से क्या चीज़ की गई है, स्टार्ट करी गई है। ये बात आपको दिमाग में रखनी है। ठीक है, ये चीज़ आपको दिमाग में रखनी है। ठीक है, अपन कहाँ थे, यहाँ पे थे, है ना, हाँ, मध्य प्रदेश। ओके, नेक्स्ट, माउंट किलिमंजारो के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। माउंट किलिमंजारो इज द हाईएस्ट माउंटेन इन यूरोप। गलत है। कहाँ है ये अफ्रीका में आपको दिखाई देगा। ये कहाँ दिखाई देगा, अफ्रीका में दिखाई देगा। ठीक है, ये कहाँ दिखाई देगा, अफ्रीका में आपको दिखाई देगा। ठीक है, अफ्रीका के कॉन्टेक्स्ट में यदि हम बात करें, अफ्रीका के कॉन्टेक्स्ट में यदि हम बात करें, अफ्रीका के कॉन्टेक्स्ट में यदि बात करें हम, तो आप ऐसे याद करिएगा। ठीक है, ऐसे बात करिएगा, ऐसे याद रखने का प्रयास करिएगा। ठीक है, ये मान लीजिए अफ्रीका है, तो इस अफ्रीका को, इसको हम कहते हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, हॉर्न ऑफ अफ्रीका। ठीक है, यहां पर आपको दिखाई देता है क्या, एटलस माउंटेन। ठीक है, एटलस पर्वत। ठीक है, मोरक्को, ट्यूनीसिया, ठीक है, अल्जीरिया, यहाँ पर आपको दिखाई देगा। यहाँ पर आपको घाना, ठीक है, बेनिन, टोगो, ये आप सब दिखाई देंगे। ठीक है, इधर आपको दिखाई देगा ये वाले एरिया में आपका साउथ अफ्रीका। ठीक है, साउथ अफ्रीका आपको दिखाई देगा।
ठीक है, साउथ अफ्रीका आपको दिखाई देगा। यहाँ पर आपको मिस्र दिखाई देगा, यहाँ आप आओगे तो भूमध्य सागर दिखाई दे जाएगा। ठीक है, इधर आओगे तो ये हिंद महासागर वाला क्षेत्र हो जाएगा, इधर आओगे तो अटलांटिक महासागर वाला क्षेत्र हो जाएगा, यहाँ पर आपको मेडागास्कर मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपको जो किलिमंजारो की बात हो रही है, यहाँ पर आपको एक देश मिलेगा, वो मिलेगा केन्या प्लस तंजानिया। ठीक है, केन्या प्लस तंजानिया। तो तंजानिया में आपका दिखाई देगा क्या, तंजानिया में आपको दिखाई देगा किलिमंजारो। ठीक है, किलिमंजारो कहाँ दिखाई देगा, आपके अफ्रीका में दिखाई देगा। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट पूरी तरीके से क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। पहला स्टेटमेंट पूरी तरीके से गलत हो जाएगा। यहीं पर यदि हम बात करें तो यहाँ के स्थान पे आपको क्या दिखाई देगा, यहाँ पर आपको दिखाई देगा कालाहारी डेजर्ट। ठीक है, कालाहारी मरुस्थल। ठीक है, और इसी कालाहारी मरुस्थल में पाई जाती है आपकी बुशमैन जनजाति। ठीक है, कौन सी जनजाति, बुशमैन जनजाति आपको देखने को मिलती है। ठीक है, उसके अलावा यहीं पर आप देखोगे तो इस कॉन्टेक्स्ट में, इस वाले क्षेत्र में आपको क्या दिखाई देगा, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल जिसको हम कहते हैं सहारा मरुस्थल। ठीक है, सहारा डेजर्ट आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएगा। ठीक है, सहारा डेजर्ट आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएगा। ठीक है, और बीचों बीच यहाँ के आसपास आपको क्या दिखाई देगी, यहाँ पर जायरे। ठीक है, जो कॉन्गो और जायरे, ये आपको नदी दिखाई देगी। और ये जो मध्य अफ्रीका का बेसिन है, इसको कॉन्गो बेसिन के नाम से भी जाना जाता है। और यही जो कांगो नदी है, ठीक है, ये इक्वेटर को 2 बार क्या होती है, काटती हुई दिखाई देगी। ठीक है, किलिमंजारो इज एन एक्टिव वोल्केनो, गलत है। दोनों ही यहाँ पर क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे, दोनों ही गलत हो जाएंगे। किलिमंजारो इज अ हाईएस्ट पीक ऑफ अफ्रीकन कॉन्टिनेंट विच इज फाउंड इन द तंजानिया कंट्री। ठीक है, और यहीं पर आपको क्या दिखाई देगी, यहाँ पर आपके आसपास दिखाई देती है विक्टोरिया लेक। कौन सी लेक, विक्टोरिया लेक आपको दिखाई देती है, उसको भी आपको दिमाग में रखना है। और द ग्रेट रिफ्ट वैली भी आपको यहीं पर दिखाई देगी। क्या दिखाई देगी, द ग्रेट रिफ्ट वैली। और वो रिफ्ट वैली कहीं ना कहीं, वो भ्रंश घाटी आप ऐसे देखेंगे कि कुछ समय के बाद ऐसा कहा जा रहा है कि अफ्रीकन कॉन्टिनेंट 2 भागों में क्या हो जाएगा, बट जाएगा। ठीक है, जहां से हमारा जो ईस्टर्न अफ्रीका है वो आपको अलग होता हुआ दिखाई दे सकता है। ठीक है, तो यहां पर आप देख सकते हैं माउंट किलिमंजारो अफ्रीका का पर्वत है ना। और ये क्या है, एक आपका सुसुप्त ज्वालामुखी है, यानी कि आप याद रखेंगे ये डोरमेंट वोल्केनो है, ना कि आपका एक्टिव वोल्केनो। कैसा है, डोरमेंट वोल्केनो है, ये आपको दिमाग में रख लेना है। ठीक है, कैसा है, डोरमेंट वोल्केनो है, ना कि एक्टिव वोल्केनो। ओके, नेक्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इंडियन एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर्स का 39वां राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ हुआ, ये भोपाल में हुआ। ठीक है, कहाँ हुआ है, भोपाल में हुआ। ये बात आपको दिमाग में रखनी है, कहाँ हुआ है, भोपाल में हुआ है। नेक्स्ट, हाउ मेनी ऑफ द टीचर्स फ्रॉम मध्य प्रदेश हैव बीन सेलेक्टेड फॉर द नेशनल अवार्ड। राष्ट्रपति देते हैं नेशनल अवार्ड। 3 टीचर मध्य प्रदेश के हैं जिनको नेशनल अवार्ड से क्या किया गया है, नेशनल अवार्ड से सम्मानित किए जाने की बात करी गई है। नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। कितने टीचर्स हैं, 3 टीचर्स हैं। ये बात आपको दिमाग में रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। कुशाभाऊ ठाकरे के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1998 से 2000 तक ठाकरे भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष थे, बात बिल्कुल सही है। धार में श्रद्धेय कुशाभाऊ ठाकरे जी का समर्पित एक स्मारक बनाया जाएगा, बात दोनों ही सही है। कुशाभाऊ ठाकरे जिनको आप याद करिएगा भाजपा का पितृ पुरुष भी कहा जाता है। कुशाभाऊ ठाकरे के कॉन्टेक्स्ट में यदि हम बात करें तो इनका जन्म 1922 में कहाँ हुआ था, धार में हुआ था। ठीक है, 1922 में कहाँ हुआ था, धार में हुआ था। ठीक है, अब उसके कॉन्टेक्स्ट में यदि हम देखें, उनके कॉन्टेक्स्ट में यदि हम देखें तो जनसंघ के संस्थापक सदस्य भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रद्धेय कुशाभाऊ ठाकरे जी को समर्पित एक स्मारक कहाँ बनाया जा रहा है, धार में बनाया जा रहा है। ठीक है, उसके कॉन्टेक्स्ट में आगे यदि हम बात करें तो इनका जन्म 15 अगस्त 1922 को हुआ था। ठीक है, उज्जैन से इन्होंने शिक्षा प्राप्त करी थी, धार जिले में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, और उसके बाद ही रिसीव्ड हिज अर्ली एजुकेशन फ्रॉम उज्जैन एंड लेटर डेडिकेटेड हिज लाइफ टू द आइडियाज एंड आइडियल्स टू द संघ। ठीक है, इन्होंने अपना जीवन संघ के विचारों और आदर्शों के लिए अपना जीवन क्या कर दिया, आगे दे दिया, समर्पित कर दिया। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं 1951 में 1951 में जब श्यामा प्रसाद मुखर्जी फाउंडेड द भारतीय जनसंघ इन 1951, कुशाभाऊ ठाकरे ऑल्सो प्लेड एन एक्टिव रोल इन द ऑर्गेनाइजेशनल वर्क ऑफ जनसंघ। ठीक है, और यहाँ पर लिखा गया 1998 से लेकर 2000 तक नेशनल प्रेसिडेंट ऑफ द भारतीय जनता पार्टी के रूप में इन्होंने काम करा था। ठीक है, आपके 1998 से 2000 के बीच में भारतीय जनता पार्टी के क्या रहे थे, अध्यक्ष रहे थे। ये भी आपको दिमाग में रखना है, इसीलिए इसको भाजपा का पितृ पुरुष इनको कहा जाता है। ठीक है,
तो इस तरीके से हमारे जो अगस्त माह के जो करंट अफेयर्स थे उनको हम लोगों ने देख लिया है। अगस्त माह के जो करंट अफेयर्स थे इनको सबको हमने एमसीक्यू फॉर्म में डिस्कस किया। अब अगस्त माह के बाद हम लोग आपसे मिलेंगे सितंबर माह के करंट अफेयर के साथ। तो सितंबर माह का करंट अफेयर भी हम लोग जल्दी ही आपका जैसे सितंबर माह का कंप्लीट होगा वैसे हम आपके सामने लेकर आ जाएंगे। ठीक है, तो सेशन कैसा लगा, करंट अफेयर के क्वेश्चंस कैसे लगे, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और उसके साथ साथ फिर हम लोग मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।